यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर 10 चल रहा था, ठीक है, टेस्ट नंबर 10 चल रहा था। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका था, ठीक है। पार्ट 1 के क्वेश्चन जितने थे 49 करीब क्वेश्चन यहाँ पर हो गए थे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसी का स्टार्ट करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन से, राइट। 49 ऑलरेडी कवर हो गए तो 50 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। परमाणु बम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है परमाणु बम का पहला सफल परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, ना कि प्रथम विश्व, ठीक है। तो गलत हो गया पहला। दूसरा, परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पर आधारित, परमाणु बम जो है विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। जो पहला सेकंड स्टेटमेंट बोला है ये आपका एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट, मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक अनुसंधान और विकास कार्यक्रम था जिसके दौरान यहाँ पर द्वितीय विश्व के दौरान इसका परमाणु बम बनाया गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा और तीसरा आपका करेक्ट है। चौथा, वर्ष 1995 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी युद्ध में परमाणु हथियार का पहला एकमात्र उपयोग था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जो 1945 का हिरोशिमा और नागासाकी बमबारी था इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में परमाणु हथियारों को पहले एकमात्र उपयोग को चिन्हित करती है, जबकि बाद में वर्षों में परमाणु हथियार का परीक्षण और विकास यहाँ पर किया गया था इसका। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, 2 3 4, तो आपका केवल 3 यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। महासागरीय धारा और संबंधित देश, ठीक है। तो अगुलहास जो है, अगुलहास जो धारा है ये, ठीक है, और आपका कंबोल धारा, बेंगुले धारा, नॉर्वेजियन, तो ये सब आपके कौन से संबंधित देश थे तो यहाँ पर ये देखते हैं, ठीक है। तो जो को अगुल जो हास धारा है ये अफ्रीका के पूर्वी तट, ठीक है, अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही सम्मिलित हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद हम्बोल्ट धारा जो है, ठीक है, हम्बोल्ट धारा जो पर है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा। बेंगुले धारा जो है, बेंगुले धारा आपकी आएगी दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी जो पवन प्रवाह उसकी एक शाखा में है, ठीक है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी भाग में है, राइट। तो ये आपका पेरू गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो जो नामीबिया है और अंगोला ये तटीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं ना कि पेरू को, तो ये गलत हो गया तीसरा। चौथा, नॉर्वेजियन धारा, जो नॉर्वेजियन धारा है ये उत्तरी अटलांटिक की जो प्रवाह की शाखा है उसमें कभी कभी क्या है ये गल्फ स्ट्रीम जो विस्तार है वो भी मानी जाती है, ठीक है। इसका प्रभाव नॉर्वे तक यहाँ पर सीमित नहीं है, ये पूरी जो पश्चिमी यूरोप है उसकी जलवायु को भी यहाँ पर प्रभावित करती है। तो चौथा भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 4 यहाँ से करेक्ट हो तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रवाल जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए भोजन का क्या निर्माण करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ ये बोला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रवाल जो है पॉलिप शैवाल के साथ एक प्रकार के संबंध है उसमें रहते हैं जिससे सजीविता कहता है। इसका अर्थ होता है कि जीव एक दूसरे से सहयोग यहाँ पर प्रदान करते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये क्या अपने शैवाल जो मेजबान है उसको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उत्पादित जो भोजन है वो प्रदान करते हैं। जो जूनजैथली हैं, जो जैथली प्रवाल हैं उसको आकर्षक रंग भी यहाँ पर ये प्रदान करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, जूनजैथली प्रवाल को एक आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये मैंने आपको इसमें बताया स्टेटमेंट में, ये आपका सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तीसरा स्टेटमेंट, प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए ऊष्मी तापमान के साथ हल्के अम्लीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि गर्म महासागरीय जो जल है भी अधिक अम्लीय हो जाता है और महासागरीय अम्लीकरण के कारण क्या प्रवाल अपने कठोर जो बाह्यकंकाल होते हैं उसका निर्माण करना उनके लिए अधिक कठिन हो जाता है। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 52 का आपका आंसर आ जाएगा, केवल एक स्टेटमेंट, ठीक है। 53 नंबर, 53 क्वेश्चन यहाँ से भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसकी विशेषता शुष्क एवं उष्ण ग्रीष्मकाल वर्षा एवं शीत सर्दियाँ हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 53 का यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुष्क तथा उष्ण ग्रीष्मकाल आर्द्र एवं जमा देने वाली सर्दियाँ जो पतझड़ है उसमें वर्षा और तापमान दोनों के स्तरों को क्या बदलती हैं और वसंत ऋतु में इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये केवल दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में ही उपलब्ध है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका के जो दक्षिण पश्चिमी हैं उस, ठीक है, उस भाग में और पश्चिमी केप जो भूमध्य सागरीय जलवायु वहाँ पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है। तो आपका आंसर 53 का ए, ठीक है। 54 नंबर, 54 है निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा राजधानी शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित है। कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी स्थित है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका रायपुर कोलकाता, ठीक है, रायपुर और कोलकाता, ठीक है। तो देखो कर्क रेखा में जो भारत के 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो इनमें जो भारत के कर्क रेखा के निकट जो शहर स्थित है भोपाल और गांधीनगर, रांची, अगरतला और आइजोल, ठीक है।
उपरोक्त में से जो रायपुर और कोलकाता ये क्या है, कर्क रेखा के सर्वाधिक दूर स्थित है, तो आपका यहाँ से आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर तक पर्वतों का सही क्रम, दक्षिण से उत्तर तक पर्वतों का सही क्रम क्या है इनमें से, तो आपको ये बताना है, ठीक है। इनका जो क्रम होगा शिवालिक, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख श्रेणी, तो इस टाइप से आपका यहाँ से आंसर आएगा, ठीक है। 55 का डी, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, ये अरावली पहाड़ियों से उद्गमित होकर होती हैं तथा मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गंगा नदी में मिल जाती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो कोटा में जो बूंदी सवाई जो मधोपुर है और जो धौलपुर तक यहाँ पर क्या जाती है, ठीक है, अंतर यमुना में मिल जाती है। चंबल अपनी जो अनुर्वर स्थल करती है उसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल खड्ड यहाँ पर कहते हैं, तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, नदी की खड्ड भूमि का विस्तार आज भी जारी है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ने आपको बताया कि जो खड्ड है वो यहाँ पर अभी भी जारी है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन इस नदी में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन एवं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ दोनों इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कितने यहाँ पर हमारे यहाँ पे 2 करेक्ट हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 56 का बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है, ठीक है। वंशधारा, पेन्नार, मांडवी, शत्रुंजी, ब्रह्मणी और पेरियार, इनमें से कितनी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो अरब सागर में जो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं आपको यहाँ पर ही बताना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पर देखो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो तो आपको एक साइड में लिखनी है। उसके बाद जो अरब सागर में गिरती हैं वो कौन कौन सी गिरती है, तो देखो आपको दोनों पता होना चाहिए कि जो पूर्व से आती हैं बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और जो आपके अरब सागर में गिरती हैं। तो पश्चिम से प्रभावित होने वाली जो नदियाँ वो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि आपका शत्रुंजी है, ठीक है, वैतरणी, बेदती, मांडवी, ठीक है, और सरस्वती, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, शरावती, ठीक है, पेरियार। तो ये सब क्या है आपकी जो नदियाँ हैं अरब सागर में गिरती हैं। इसमें से सिर्फ आपके 3 ही नदियाँ हैं, ठीक है। 57 आपके सिर्फ 3 ही केवल 3 है। इसमें कौन कौन सी मैंने आपको बताया, जैसे शत्रुंजी ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मांडवी यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर पेरियार। उसके बाद जो मैं 3 ये हैं और भी मैंने आपको बताया, जैसे कि वैतरणी, साबरमती, सरस्वती, तो ये सब आप इस साइड में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर, भारत के निम्नलिखित किस भाग में मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 58 का हो जाएगा सी। अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप आमतौर पर मई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन अनुभव करते हैं, ठीक है। 58 हो गया। 59, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा नहीं होती है, लेकिन सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका जो 59 है यहाँ से हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, ठीक है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा नहीं होती है लेकिन सर्दियों के दौरान होती है वह कोरोमंडल तट है, ठीक है। इस घटना को जो कुछ पॉइंट्स है उसके माध्यम से आप जो जिससे भी ज्योग्राफी आप फॉलो करते हैं वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके कुछ कारण भी होते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर, घास स्थल दिए देश दिए पंपास, बेल्ट, लानोस, हुलुन, बुइर, तो इसलिए देश हैं। तो इनमें से कितने युग में यहाँ पर सही समय लेते हैं आपसे ये पूछ रहा है 60 में, ठीक है। तो मैच करते हैं इसको। देखो जो पंपास है, पंपास आपका अर्जेंटीना विशाल तराई क्षेत्र होता है, ठीक है। ये आपका पहला तो करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा बोला है वेल्ड, ठीक है। वेल्ड क्या होगा, वेल्ड आपका वेल्ड शब्द का जो प्रयोग है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में किया जाता है, ठीक है। नाइजीरिया जो वेल्ड है ये सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। लानोस जो आपका है, लानोस आपका हो जाएगा वेनेजुएला तथा कोलंबिया, ठीक है। लानोस, वेनेजुएला, कोलंबिया। आपका हुलन बुइर है मंगोलिया, ये आपका स्टेटमेंट सही है, उत्तरी चीन के मंगोलिया में। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, तो सी 60 का सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास 7 का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। 60 का सी। अगला देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 है ओकावंगो, ठीक है। ओकावंगो डेल्टा किस देश में स्थित है, ठीक है। ओकावंगो डेल्टा किस देश में स्थित है, करेक्ट आंसर आपका 61 का हो जाएगा सी, बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 62 है जो आपका ब्रह्मांडी विकिरण है और जो ग्रही पिंड है उसके साथ इसकी अंतःक्रिया। तो ये बोला इतने से कितनी घटनाएं हैं जो कितनों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की विकास योगदान दिया। इसमें से कौन सी घटनाएं जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए योगदान दिया, ठीक है। तो ब्रह्मांड की जो विकिरण है और ग्रही पिंड के साथ इसकी अंतःक्रिया, तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहेगा, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा ज्वालामुखी का प्रस्फुटन, ये भी सही है। तीसरा आपका जो अंतरातारकीय धूल कण उसका क्रमिक संचयन, तो ये सभी क्या है जो आपके पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके विकास में योगदान दिया। तो सी यहाँ से इसका सभी आंसर करेक्ट है, आंसर सी आ जाएगा, ठीक है। 62 का सी। 63 नंबर, अपक्षय और अपर्दन की महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह पर आकार देती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन अपक्षय और अपर्दन के बीच अंतर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 63 है उसका हो जाएगा यहाँ से अपक्षय में चट्टान का विघटन और अपघटन शामिल है, जबकि क्षरण और अपक्षय जो है उसमें चट्टान का विनिष्कर्षण परिवहन करना शामिल होता है। तो यहाँ से जो अपक्षय और अपर्दन का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया यहाँ पर शामिल है, बी नंबर 63 का बी। ठीक है, 64 निम्नलिखित पर विचार करना है। समय, जलवायु, स्थलाकृति, मूल पदार्थ, जैविक क्रियाएं, इनमें से कितने मृदा निर्माण में योगदान देने वाले कारक हैं? मृदा निर्माण में योगदान देने वाले कारक इनमें से कितने हैं? ठीक है, तो 64 का जो हमारा आंसर होगा तो ये सभी 5, ठीक है, जितने बोल रहे हैं कि समय, जलवायु, स्थलाकृति, मूल पदार्थ, जैविक क्रिया, ये सब सभी क्या है? मृदा निर्माण में योगदान करने वाले कारक हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि मृदा निर्माण करने वाले कारक 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, 64 का आपका डी आंसर आ जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भू-आकृति और स्थलाकृति दिया है। ठीक है, बरखान और कास्ट है, हिमनद है, हिमोट, तो ये सब बोला है इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं इसके लिए। ठीक है, इसके लिए कितने युग्म यहाँ पर सही सुमेलित हैं भू आकृतियाँ और स्थलाकृति के लिए। तो देखते हैं इसको। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है बरखान। ठीक है, बरखान इस प्रकार के रेत टीला होता है। ठीक है, क्या होता है? रेत का टीला होता है, राइट। और शुष्क या रेगिस्तानी जो क्षेत्र उसमें यहाँ पर पाया जाता है। ये क्या है? नौचंद्राकार का आकार का होता है, जिसकी नोक नीचे होती है और ये रेत के कणों को ले जाने के लिए यहाँ पर जमा जो पवन है उनका यहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। ये कास्ट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? एक प्रकार का रेत का टीला होता है। स्टेलेक्टाइट, ये क्या होता है? ये होता है एओलियन। ये एओलियन नहीं होता है, ये आपका खनिज संरचना है। स्टूडेंट क्या है? खनिज संरचना जो गुफाओं की छत के नीचे की होती हैं। छत के नीचे आमतौर पर होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे जो खनिज उसके निर्मित होते हैं, राइट। ये चूना पत्थर और चट्टाने के विघटन के परिणाम कार्च स्थलाकृति की विशेषता होती है। कार्च की जो विशेषता ये होती है, ना कि आपका एओलियन। तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। तीसरा है तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हिमोड। ठीक है, हिमोड क्या है? हिमोड आपका जो हिमनद है, हिमनद, राइट। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। हिमनद जो बर्फ से बड़े जो समूह होते हैं, ये धीरे धीरे क्या अपने वजन के अनुसार आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वे क्या नष्ट होते हैं। इस वजह से क्या हिमोट जो हिमनद की जो परिवहन है वो कहलाती है। ठीक है, तो हिमोट हिमनद ये आपका सही मैच कर रहा है। ओनली 1 65 का ए यहाँ से करेक्ट होगा। 66 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। मछुआई, नौवहन, जहाज़ों का पोताश्रय इनमें से प्रवेश को रोकना, अवसादों का विघादन करना, विद्युत शक्ति उत्पन्न करना, इनमें से कितने ज्वार के संभावित अनुप्रयोग हैं? ज्वार के संभावित अनुप्रयोग इनमें से कितने? तो करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा यहाँ पर ये सभी 4 जो यहाँ पर हैं ये सभी ज्वार से संभावित अनुप्रयोग हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ज्वार से संभावित अनुप्रयोग 1 2 3 4 और 5 जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे होंगे सब आप एक बार लिख देंगे तो आपसे अच्छे से यहाँ पे माइंड में क्लियर हो जाएगा। याद ये सब चीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो 66 का आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि याद करने के लिए बहुत चीज़ें हैं आपके पास, इसलिए जितना हो सकेगा तो फिगर बना के आप याद करो, राइट। रॉटरडेम जो आपका अभी समय उसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं इसको। 67 पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विनिमय से संबंधित होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, सही बोल रहा है। दूसरा, इसमें स्वास्थ्य अथवा पर्यावरणीय कारकों के गंभीर रूप से प्रतिबंधित औद्योगिक रसायनों को यहाँ पर शामिल किया गया है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये भी बात एकदम सही बोल रहा है। तीसरा, यह भी समय विधिक रूप से क्या बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो विधिक रूप से क्या बाध्यकारी है, ठीक है, तो ये गलत है। 2 स्टेटमेंट करेक्ट है तो केवल दो का मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 67 का बी स्टेटमेंट 2। ठीक है, अगला है 68 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जो हेरलिंग आयोग है उसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इसके संदर्भ में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं। इसका उद्देश्य वेल से प्राप्त उत्पादों का उचित संरक्षण और इससे संबंधित जो उद्योग है उसको क्रमिक क्या है विकास करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात सही बोला। दूसरा, ये सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और गैर सरकारी जो संगठन है उसके स्वैच्छिक गठबंधन है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्हीलिंग आयोग है ये 1946 में एक स्थापित अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा, भारत, कनाडा और जापान इसके योगदानकर्ता देश हैं, सदस्य हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट जो रहेगा यहाँ पे आपका तीसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 1981 में इस आयोग का सदस्य कनाडा जो है इस आयोग का सदस्य कनाडा वर्ष 1949 में से शामिल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, 68 का आंसर होगा ओनली 1, और स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है, तो केवल एक स्टेटमेंट इसका आंसर होगा 68 का ए। ठीक है, 68 का ए। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर क्या विचार करना है? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन,
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, हरित भारत के लिए हरित राष्ट्र। तो इसमें से कितने मिशन जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए भाग हैं, ठीक है, तो ये बताना है। तो देखते हैं इसको 69 को। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 69, यहाँ से देखो जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया है इसमें बोला है राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन, इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा उस उत्पादन उसको बढ़ावा देना और क्षमता बढ़ाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन क्या होता है? राष्ट्रीय जल मिशन आपका राष्ट्रीय जल मिशन इसमें नहीं शामिल होगा, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन होगा, राष्ट्रीय जल मिशन में नहीं होगा। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन क्या है? ये इसमें जो स्थिर यहाँ पर इसमें जलवायु अनुकूल प्रथाएं उसके सही जलवायु अनुकूलन के लिए यहाँ पर समाधान प्रदान करना, ठीक है। और उसके बाद क्या है हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसमें वनीकरण को पुनर्वनीकरण करना और जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा ध्यान देना। सतत जो निवास है उस पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। इसके लिए उद्देश्य होता है कि समुचित कृषि और जलवायु के लिए अनुकूलित प्रथा यहाँ पर दिखाना, जिससे क्या है हमारा अनुकूल कृषि के लिए समाधान प्राप्त हो। सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, ये भी आपका इसमें शामिल हो जाएगा। तो जितने यहाँ पर हैं 1, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो ओनली 5, इसको सेकंड को छोड़ के ओनली 5, केवल 5 यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया यहाँ पर, राइट। तो कथन 1 कथन 2 देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पर कथन दे रहा है एकीकृत कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली है, इसके भीतर विविध कृषि गतिविधियों को संयोजित करके एक सतत प्रथा है, ठीक है, एक सतत प्रथा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपका 70 नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ तो करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बोल रहे ये एकीकरण संसाधन उपयोग की अनुकूलित करता है और पर्यावरण प्रभाव को कम करता है तथा किसानों की जो आजीविका है उसके स्रोतों से विविधता लाकर उनकी आय और जो खाद्य सुरक्षा उसको बढ़ावा देता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन इसकी क्या है व्याख्या कर रहे हैं, इसकी ये क्या है व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या करेगा तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 70 का ए, ठीक है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कृषि जो प्रणाली है उसकी सही प्रणाली यहाँ पर जो सही दिशा है वो यहाँ पर इसको बता रहा है। ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय बांस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है ये उत्पादकों से लेकर उपभोक्ताओं तक बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर क्या है केंद्रित है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 71 का ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है ये वनवासियों को वन क्षेत्रों में उगे जो बांस है उसको काटने का यहाँ पर अधिकार देता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से सही था, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि इस मिशन के तहत गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले जो बांस है उनको श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। अगला है इस उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें विकास मंत्रालय के यहाँ पर अधीन आता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 71 का ए, ओनली एक स्टेटमेंट। 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, ठीक है। कथन 1 में बोला जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वन रोपण के माध्यम से कार्बन पृथक्करण एक प्रभावी रणनीति होगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो पहली बात बोला है सही है। दूसरी बात यहाँ से वनीकरण कार्बन के, ठीक है, वनीकरण जो है उसमें कार्बन के अवशोषण और संग्रहण को बढ़ावा देता है, क्योंकि वृक्ष प्रकाश संश्लेषण दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बन जो आपका जलवायु परिवर्तन उसको कम करने के लिए यहाँ पर वन रोपण की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये वन को लेकर ही आगे बात कर रहा है कि शोषित करेगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करेंगे और क्या हमको यहाँ मिले। तो दोनों बातें यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही है, ठीक है। तो एकदम यहाँ पर दोनों सही है, तो दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 72 का ए। 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन 1 और कथन 2, देखो जो कथन वाले क्वेश्चन है ये सबसे टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, कितना भी डाटा दे दें लेकिन वहाँ पे आपको ये समझ नहीं आता है कि आंसर में क्या करना है, जिस वजह से एक एक पॉइंट उनको देख के चलना है कि इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है ना। क्योंकि यहाँ से हमको एक क्वेश्चन के बदले आपको समझ लो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पहले बताना है कौन सा सही है, अगर सही छांट ले तो उसके बाद व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो 2 बातें आपको बतानी रह जाती हैं, ठीक है। कथन है महाद्वीपों के पूर्वी तट पर अनेक गर्म रेगिस्तान का निर्माण ठंडे महासागरीय धाराएं उसके प्रभाव से हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 73 का जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ठंडी महासागरीय धाराएं, देखो ठंडी जो यहाँ पर है महासागरीय धाराओं के बारे में बताया, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया ठंडी महासागरीय धाराओं में, क्योंकि इसकी व्याख्या कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया, वरना कुछ और पॉइंट बोल सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, ठीक है। मैं इसको देख के बता दें यहाँ से कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ से खत्म हो, यहाँ से इसने दूसरी बात इसी पर लगा दी, तो दोनों बातें करेक्ट हैं।
तो जो 73 रहेगा उसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एकदम करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, राइट। 74 नंबर, गरजता चालीसा, ठीक है, गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा दो शब्दों अक्सर क्या है भौगोलिक जो भौगोलिक घटनाओं उसमें हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या पछुआ पवने हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या पछुआ पवने, इस वजह से न्यूज़ में। तो 74 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 75 महाद्वीप दिया है और उच्चतम यहाँ पर शिखर दिए हैं, ठीक है। अंटार्कटिका, माउंट जो आपका किर्कपैट्रिक है, यूरोप, माउंट ब्लॉक। तो इसमें मैच करते हैं, देखते हैं क्या कौन कौन से इसमें बोला है, कितने युग सही से मिले थे 75 में, राइट। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपका माउंट जो आपका माउंट किर्कपैट्रिक है, ठीक है, माउंट किर्कपैट्रिक है, ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो माउंट विंसक जो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, ना कि माउंट किर्कपैट्रिक, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, बल्कि यहाँ पर अंटार्कटिका होना चाहिए था माउंट विंसन, ठीक है। यूरोप जो माउंट ब्लॉक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे उच्चतम शिखर यूरोप में माउंट ब्लॉक नहीं है, क्या है माउंट एल्ब्रूस होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, अफ्रीका में कौन सा माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंचा शिखर पर्वत, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा वाला। चौथा, ओसिनिया माउंट जो विल्हेम है, ठीक है, ओसिनिया में कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है आपका पुनकक, ठीक है, पुनकक, ठीक है, ये आपका ओसिनिया सबसे बड़ा है ऊंचा पर्वत है। तो उन सब गलत हो जाएंगे, आपका तीसरा स्टेटमेंट सब करेक्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो ए स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, पछावी मेघ प्रायः अनियमित हिमकणों से क्या निर्मित होते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बात बोला है। दूसरा, स्त्री कपासी मेघ स्वच्छ मौसम को साफ आसमान को संदर्भित करते हैं, जबकि ऐसा गलत है, क्योंकि स्त्री में क्या है, जो ये स्वच्छ मौसम जो होता है उसमें साफ आसमान के स्थान पर जो धूल भरी आंधी है, ठीक है, तूफान है, बिजली है, ओलावृष्टि, तो ये सब यहाँ पर इसको संदर्भित कर देना कि साफ आसमान को। स्त्री मेघ समान रूप से कम अथवा मध्यम ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट था यहाँ से आपका तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, वर्षा स्त्री मेघ स्थिर वर्षा के कारण अपने संबंध के लिए जाने जाते हैं। चौथा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट गलत है, सही कितने हैं 3, तो सभी केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो 76 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। 77 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ से, जल की जो लवणता है उसे सघन, जल की लवणता उसे सघन बनाती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, ठीक है, जल की लवणता उसे सघन बनाती है, ठीक है। दूसरा, अलवणीय जो जल है उसके पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में जो लवणीय जल है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण अधिक आम है, ठीक है। तो 77 का जो पहला स्टेटमेंट था ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि महासागर जैसे जो लवणीय जल है उसमें पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की गतिशीलता अलग अलग होती है और अत्यधिक पोषक तत्व संवर्धन और सुपोषण नियमित घटना नहीं होती, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 77 का, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं, पद टिग्रे, ठीक है, पद टिग्रे जो अक्सर समाचारों में रहता है, ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका आंसर हो जाएगा 78 का सी, उत्तरी इथियोपिया, ठीक है। टिग्रे जो है इथियोपिया के उत्तरी भाग में एक क्षेत्र है, यह देश के 9 क्षेत्रीय राज्यों में से एक है और कई कारणों से यह खासकर हाल के वर्षों में न्यूज़ में रहा था, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों में अपेक्षाकृत अधिक समानांतर होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं की दूरी है विस्तृत दूरी तक कम दाब जो प्रवणता उसको संकेत देती है, यही कारण है कि समताप जो रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक समांतर होती हैं, तो पहला गलत। दूसरा, वायुमंडलीय दाब आमतौर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब यहाँ पर कम होता जाता है, ठीक है। तीसरा है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो 79 का ए। 80 नंबर, पाम तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, ताड़ या पाम का वृक्ष केवल उस कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, राइट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है। इसका उपयोग जो प्रसाधन सामग्री उसमें भी करते हैं, ठीक है, ताकि क्या है इसमें यहाँ के जो यहाँ तक कि आइसक्रीम जो है आइसक्रीम में भी इसका प्रयोग किया जाता है, राइट। सेकंड बोला है, इसकी वनस्पति तेलों की तुलना में इसमें सेकंड है, वनस्पति तेलों की तुलना में इसमें उपज कम होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये
अन्य वनस्पति तेलों की तुलना में कम उत्पादन करता है, तो गलत हो गया। तीसरा, जब मार्जोको आइसक्रीम में पाया था, ये मैंने बताया आपको, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 और 3, तो 1 और 3 करेक्ट है, सी यहाँ से इसका 80 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, गहन पारिस्थितिकी पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मानवीय मूल्यों की और जीवन शैली को क्या है, मूलभूत परिवर्तन की परिकल्पना करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला बात सही बोला है। दूसरा, उथली जो पारिस्थितिक पृथ्वी है उस पर समग्र जीवन के व्यापक पारिस्थितिक जो अंतर संबंध है पूरी तरह से अवहेलना इसकी करते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये संसाधनों की कमी और प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी जो लोकप्रिय संघर्ष है उसको उथले पारिस्थितिकवाद को या पर्यावरणवाद के रूप में संदर्भित करता है, और इस अवधारणा के समर्थक जो पर्यावरणीय क्षति है उसको क्या कम करने के लिए समायोजन करते हैं कि हमारी वर्तमान जीवन की शैली को बनाए रखता है। ठीक है, तो सेकंड आपका गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा 81 का। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थिर जटिल खाद्य श्रृंखला, बड़ी जो संख्या में खरपतवार, कम प्रजाति विविधता, अत्यधिक सरलीकरण, इसमें से कौन सी विशेषताएं मानव संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की हैं? ठीक है, कौन सी विशेषताएं मानव संशोधित पारिस्थितिकी तंत्र की हैं, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन कौन सी इसमें बताता हूँ मैं आपको। देखो, आपकी जो कृषि पारिस्थितिक प्रणाली होगी वो, ठीक है, वृक्षारोपण जो वन है वो, ठीक है, ये रहेगा, औद्योगिक क्षेत्र रहेगा, राइट, और प्रयोगशाला प्रसंस्करण, शहरी पारिस्थितिक तंत्र, राइट, ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र, राइट। तो ये सब क्या है, मानो जो आपके संशोधित जो पारिस्थितिक तंत्र है इसमें यहाँ पर गतिविधि उनके दुष्प्रभाव के आकार लेते हैं। ठीक है, तुम्हारा आंसर यहाँ से हो जाएगा, आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा बड़ी संख्या में खरपतवार, ठीक है, अत्यधिक सरलीकरण, राइट, यहाँ पर क्या है, अत्यधिक सरलीकरण है, ये है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। उसके प्रजातियों की विविधता बहुत कम, प्रजातियों की विविधता प्रजाति बहुत कम, ठीक है, कम प्रजाति विविधता। उसके बाद क्या है, अत्यधिक सरलीकरण, प्रजाति को बड़ी संख्या में खरपतवारों को आकर्षित करना, बड़ी संख्या में खरपतवार आकर्षित करना। उसके बाद कौन सा है, मृदा अपरदन भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मृदा अपरदन हो सकता था, अत्यधिक स्थिर यहाँ पर था वो भी हो सकता था। ठीक है, और खास श्रृंखलाएं छोटी बड़ी ये सब हो सकती थी, राइट। तो ये सब कुछ और भी कारण इसके हो सकते थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, 3 के अलावा, तो ओनली 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसमें से 3 है। 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, सल्फर चक्र मुख्यतः क्या है, सल्फर चक्र मुख्य रूप से भूवैज्ञानिक जो प्रक्रिया उसके द्वारा और नगण्य रूप से जैविक जो प्रक्रिया उसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, जो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो यहाँ पर सल्फर चक्र मुख्य रूप से भूविज्ञान प्रक्रिया उसके द्वारा नगण्य रूप से जीव जो जैविक प्रक्रिया उसके द्वारा संचालित होती हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसके माध्यम से जो भूगर्भिक स्रोत हैं उसमें सल्फर निकलता है, जबकि क्या है, जब सल्फर वायु के संपर्क में आता है तो ये क्या ऑक्सीजन के साथ मिलकर SO4 बनाता है। ठीक है, और पौधे और सूक्ष्म जो जीव सल्फेट हैं उसको आत्मसात करते हैं, इससे कार्बनिक रूप में क्या परिवर्तन करते हैं, जिससे ही अन्य पौधे जो हैं उसका उपभोग करते हैं, और उस जो सल्फर खास श्रृंखला है उसके माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं, तो जीवों में क्या मरने और जो विघटित होने उसके वातावरण में ये आ जाते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, ज्वालामुखी प्रस्फुटन सल्फर बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो सल्फर चक्र के लिए सल्फर का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला आपका गलत था, दूसरा सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, पहला गलत आपका, दूसरा सही। 84 नंबर, 84 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विपथगामी होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में विपथगामी होती है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरिंग जल डमरूमध्य और एल्यूसियन द्वीप समूह। ठीक है, तो 84 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 85 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, पृथ्वी की सतह का जो प्रकाश अनुपात है एल्बिडो इंगित करता है कि कितनी सौर ऊर्जा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। ठीक है, तो 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि विकिरण का जो परिवर्तित मात्रा है उसको पृथ्वी के जो प्रकाश अनुपात है उसको यहाँ पर ही कहते हैं, तो एक करेक्ट है। दूसरा, उच्च प्रकाश अनुपात वाली जो सतह है उसमें अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और ग्रह को गर्म करने में योगदान करती है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि उच्च प्रकाश अनुपात वाली जो सतह है जैसे बर्फ और ठोस हिम, ठीक है, ये सब विकिरण के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जिसको प्रतिबंधित करते हैं और इसे अवशोषित नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, बंजर भूमि की तुलना में महासागर का प्रकाश अनुपात कम होता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही है, ओनली 2 करेक्ट हैं, तो 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा 85 का बी। ठीक है, 85 का बी। 86 नंबर देखते हैं, 86 है, ये दक्षिण एशिया का एक पहला समुद्री जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और जो जैव विविधता मामलों में पृथ्वी के समुद्र जो क्षेत्र है उसमें 21 द्वीप शामिल हैं, जिसमें जोड़नात्मक, ठीक है, समुद्र पुलिन और पंख या तट शामिल होते हैं। इसमें क्या है, जो
इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बनाते हैं। यहाँ समुद्री गाय, मैंग्रोव, समुद्री करकटी और डुबोंग जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान के यहाँ पर ये बात कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा यहाँ से आपका मन्नार की खाड़ी एवं राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपदा जोखिम जो न्यूनीकरण है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं 87 में, ठीक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण की जो सेंदाई फ्रेमवर्क उसके बारे में, ठीक है, सेंदाई फ्रेमवर्क। पहला, ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आघात जो सहनीयता है उसके लिए वैश्विक फ्रेमवर्क है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, दूसरा स्टेटमेंट होगा ये मुख्य रूप से आपदा, ठीक है, मुख्य रूप से आपदा बाद के जो आकलन है उस पर क्या केंद्रित होता है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपदा के सामाजिक और आर्थिक जो पर्यावरणीय आयाम है उसको ध्यान में रखता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चौथा, इसमें प्राकृतिक खतरों के अलावा तकनीकी खतरे भी शामिल होते हैं। जो चारों स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपको एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो डी यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। 88 नंबर, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अवसाद में परिवर्तन के कारण मैंग्रोव को दोबारा लगाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो 88 का जो पहला स्टेटमेंट ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि जब ये बार बार नष्ट होते हैं तो इन्हें भूमि का क्षरण होता है और ये जो धाराएं हैं उसमें समुद्र को नया आकार देती हैं, जिससे मैंग्रोव के लिए अपने पूर्व स्थान पर वापस आना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सॉरी, पहला सही है। दूसरा, ये विभिन्न प्रकार के तापमान का सामना कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के तापमान होता है उसका ये सामना कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय छांचों के भीतर ही उस तट पर पाए थे, क्योंकि ठंडे तापमान का सामना नहीं कर सकते। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, सेकंड गलत होगा। तीसरा, मैंग्रोव सर्वाधिक मैंग्रोव भारत में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मैंग्रोव हैं ये आपके भारत में पाए जाते हैं। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि इस मैंग्रोव का जो वैश्विक क्षेत्र 40% से अधिक 4 देशों में, इंडोनेशिया, ठीक है, में वैश्विक कुल मतलब मैक्सिमम जितना है इंडोनेशिया में 19%, तो ये आपका गलत हो जाएगा अभी। तो ओनली वन करेक्ट है, 88 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक स्टेटमेंट। 89 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी को प्राप्त सूर्य तप दीर्घ तरंग विकिरण में प्राप्त होती है। पृथ्वी की जो सूर्य तप है दीर्घ तरंग विकिरण में प्राप्त होती है। पहला स्टेटमेंट आपका 89 का ये हो जाएगा, ठीक है। तो 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। दूसरा, क्योंकि पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य के माध्यम से प्राप्त करता है। सेकंड है, सर्वाधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है। सर्वाधिक जो सूर्य तप है भूमध्य रेखा से प्राप्त हो, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है वहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है। यदि पृथ्वी की समतल होती है तो सूर्य के सामने की सतह आने वाली जो सौर विकिरण है उससे समान मात्रा में प्राप्त होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात सही बोला तो ओनली 3 करेक्ट है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 89 का। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जल डमरू मध्य भूमि का एक संकीर्ण भाग है जो 2 बड़े जल निकायों को क्या जोड़ता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। ये जल डमरू जल का एक संकीर्ण भाग होता है जो बड़े 2 जल स्रोतों को जोड़ता है, ठीक है, न कि जल निकायों को। पहला गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित जल डमरू मध्य होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, जल डमरू मध्य का एक संकीर्ण भाग है जो 2 जल निकायों को जोड़ता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, तीसरा गलत होगा। तो देखो एक स्थल जो आपका जल डमरू मध्य होता है, स्थल डमरू मध्य, ये स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो जो जल निकाय है उसको जोड़ता है। इस प्रकार की स्थलाकृति विवर्तनिक हलचल के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 2 करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 का आपका आंसर हो जाएगा 90 का आंसर होगा आपका, एक मिनट देख लेता हूँ। देखो 1 और 3 आपके सही नहीं थे, 1 और 3 सही नहीं, तो केवल 2 सही है। तो आंसर इसका होगा, कौन सा सही पूछा है, तो केवल 2 सही है यहाँ पर, ठीक है, बी। 91 नंबर देखते हैं। 91, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये दोनों गोलार्धों 35 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच का मध्य जो अक्षांशीय क्षेत्र उस पर सक्रिय होते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट 91 का आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोले। दूसरा, गति की दिशा के पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होती है, ठीक है, जो उनकी गति की दिशा है पूर्व से पश्चिम, इनकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, उल्टे होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में ये अधिक प्रभावी होता है। शीत ऋतु में क्या है, ये अधिक प्रभावी, तो सेकंड स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शीत ऋतु में इनका प्रभाव अधिक होता है, राइट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपको हो जाएगा 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, तो यहाँ से आपका सी आंसर हो जाएगा। 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। काकरापार, ठीक है, काकरापार
परमाणु ऊर्जा संयंत्र दाब युक्त भारी जल रिएक्टर का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप विकसित की संस्करण है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका 92 का ये हो गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम तथा मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट से करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 92 का सी। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है? नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा में कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 93 का ए, जो मधुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड जीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 93 का ए। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है? सियरा नेवाडा, ठीक है, और आपका अल्पेशियन पर्वतमाला जो कैरिबियन सागर, इसमें से कितने उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी तट पर स्थित है? तो आंसर देखते हैं। 94 का है इसमें। यहाँ से देखो, जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट होगा, सियरा नेवादा। ठीक है, उसके बाद आपका है कैस्केड माद्री पर्वतमाला, ये भी आपका करेक्ट है। जो आपका है थर्ड नंबर है अप्लेशियन पर्वतमाला और कैरिबियन सागर, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओनली 2 होंगे, तो 94 का 2 करेक्ट होगा, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 95 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है पक्के बाघ आरक्षित क्षेत्र, कमलांग बाघ आरक्षित क्षेत्र, बुक्खा जो आपका बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र और डंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र, इनमें से कितने या कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी भारत में स्थित हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो 95 होगा हमारा, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या पूर्वी भारत में स्थित हैं। 95 का डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सियरा लियोन, नाइजीरिया, बेनिन, लाइबेरिया, टांगो, इनमें से कौन से देश अफ्रीका के स्लेव कोस्ट पर स्थित हैं? स्लेव कोस्ट पर कौन से देश स्थित है? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा आंसर आपका नाइजीरिया, टोंगो और बेनिन, ये आपका 1, 2 नहीं होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 5 सी। 96 हो गया। 97 नंबर, 97 है रेजोल्यूशन 2593 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर जो होगा 97 का ये यहाँ से इसका अफगानिस्तान की स्थिति पर संकल्प। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी नहीं है? इनमें से कौन सा इनमें से पक्षी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी, तिलापिया। राइट, अगला है 98 हो गया। 99, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये पहला बोला है ये प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ये एक ही मूल कोशिका से प्राप्त सजातीय संकर कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका रहेगा, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड भी आपका करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है ये सिर्फ एक एंटीबॉडी प्रतिरूप के रूप में एक एंटीजन में बनते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ब्लू मून एक माह की पहली पूर्णिमा को संदर्भित करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये हो जाएगा जो गलत है। ब्लू मून एक ही माह के जो भीतर जो दूसरी पूर्णिमा है उसको यहाँ पर संदर्भित करता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी उपभू रेखा से गुजरता है और या उसके करीब होता है और इससे पूर्णिमा पूरी होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होता है, सेकंड बात आपका करेक्ट है। तो पूछा कौन सा इसमें से सही है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 100 का बी, केवल 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो इस टाइप से जो 10वां नंबर जो पेपर था इसका विजन दृष्टि का 10 नंबर टेस्ट वो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, उसको बाद स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 11। राइट, दृष्टि का टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, तो देखते रहिए। और जो करंट अफेयर्स अभी PT 65 आने वाला विजन का वो भी मैंने आपको अपडेट करा दिया कब से आने वाला, तो वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो अपनी कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।